जय हिंद। वेलकम टू एस फिजिक्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सीरीज ऑफ सक्सेस का कंटिन्यूएशन करने वाले हैं जो डे 4 होगा। और आज हम लोग मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स पार्ट 2 करेंगे, जिसमें हम लोग मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स का सेकेंड पार्ट करने वाले हैं। पहले पार्ट में ऑलरेडी हमने सरफेस टेंशन रिलेटेड पूरी चीजें पढ़ चुके हैं। दैट वाज वो एक पार्ट था। और आज जो है हम लोग हाइड्रो डायनेमिक्स पढ़ने वाले हैं। और पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था हमने? हाइड्रोस्टैटिक्स पढ़ा था। आज हाइड्रो डायनेमिक्स पढ़ेंगे, जिसमें क्या क्या इंक्लूडेड है अपार्ट फ्रॉम सरफेस टेंशन। जो भी टॉपिक्स हैं वो आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। सो लेट अस स्टार्ट। और आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आपका जो भी रिक्वायरमेंट है वो इस चैनल पे इस वीडियो में आपका कंप्लीट होने वाला है, फुलफिल होने वाला है, इसलिए लास्ट तक आप वीडियो में बने रहिएगा। सो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहला जो टर्म हम लोग पढ़ने वाले हैं दैट इज द व्हाट इज द फ्लूइड। फ्लूइड क्या है? फ्लूइड मैकेनिक्स है, ये फ्लूइड मैकेनिक्स, राइट। तो फ्लूइड क्या है? एनी substance which having the tendency to flow। fluid से flow से fluid बना है। so those substances which having the tendency to flow, that is called fluid। definition I will not write। और फ्लूइड्स में क्या क्या आ जाएंगी? लिक्विड्स आ जाएंगी और गैसेस आ जाएंगी, ठीक है। लिक्विड्स एंड गैसेस। तो दैट इज द फ्लूइड। प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स ऑलरेडी आपने पढ़ा है कि क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं फ्लूइड्स की। जस्ट आई हैव रिटन हियर की फ्लूइड आइडियल फ्लूइड्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे हम लोग। आइडियल फ्लूइड्स की बात कर रहे हैं। तो आइडियल फ्लूइड कैसा होना चाहिए? इट शुड बी इनकम्प्रेसिबल, इट शुड नॉट बी कंप्रेसिबल, ठीक है। कंप्रेस नहीं होना चाहिए, इट शुड बी इनकम्प्रेसिबल। इट शुड बी इरोटेशनल, जिसको हम रोटेट ना कर सकें। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये आइडियल कंडीशंस हैं। एंड लिक्विड शुड बी, लिक्विड या फ्लूइड शुड बी नॉन विस्कस, राइट। एंड इट्स मोशन शुड बी स्टेडी। स्टेडी मीन्स कंटिन्यूअस। ये प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स हैं, 4 पॉइंट। आप टेक्स्ट बुक से भी इसको लिख सकते हैं। ये आइडियल फ्लूइड के क्या है? प्रॉपर्टीज हैं। तो अब हम चलेंगे नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट वी हैव द प्रेशर। प्रेशर क्या है? व्हाट इज द प्रेशर? प्रेशर के बारे में हमें पता है, बट मैं कुछ रिलेशन थोड़ा एक्स्ट्रा आप लोग को बता रहा हूं, जो हम लोग इस टॉपिक में भी यूज करेंगे और वेरियस टॉपिक लाइक केटीजी वगैरह में भी थोड़ा बहुत हम लोगों ने प्रेशर यूज किया है। तो इससे रिलेटेड मैं थोड़ा डिटेल में बात करूंगा। व्हाट इज द प्रेशर? बेसिकली हमने क्या पढ़ा है अब यहाँ इस चैप्टर में? हमें प्रेशर ड्यू टू लिक्विड पढ़ना है, बट प्रेशर की बात करें तो व्हाट इज द प्रेशर? प्रेशर इज थ्रस्ट एक्टिंग पर यूनिट एरिया। तो सिंपली व्हाट इज प्रेशर? इट इज द थ्रस्ट। थ्रस्ट क्या होता है? अपवर्ड फोर्स एक्सर्टेड बाय द लिक्विड। जो लिक्विड है वो अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट करता है, दैट इज कॉल्ड थ्रस्ट। तो इट इज द थ्रस्ट एक्टिंग per unit area, per unit area, that is what pressure। तो प्रेशर क्या हो गया? सो प्रेशर बिकम्स, प्रेशर P is equals to thrust acting per unit area, और thrust is nothing but force। thrust is nothing but force और एरिया हमारा A है। सो प्रेशर बिकम्स thrust, that is force upon area, राइट। यूनिट ऑफ प्रेशर क्या होगा? यूनिट ऑफ प्रेशर विल बी, फोर्स का यूनिट इज न्यूटन, एरिया का मीटर स्क्वायर, सो इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, एंड इटसेल्फ इट इज कॉल्ड द पास्कल। यही हमारा टर्म पास्कल है, पीए से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, राइट। ये प्रेशर हो गया। एंड यहाँ पे मैंने दो टर्म्स लिखे हैं, 1 बार एंड 1 टॉर के वैल्यूज। ये थोड़ा डिटेल में हम लोग समझते हैं व्हाट इज 1 बार, ठीक है। तो अगर मैं 1 एटीएम की बात करूं, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैसियस मॉलिक्यूल्स ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। हमें पता है अर्थ है, अर्थ के चारों तरफ
एक गैसेस का इन्वेलप है, दैट इज कॉल्ड आवर एटमॉस्फियर, राइट। तो गैसेस हैं तो गैसेस exert द प्रेशर, बिकॉज thrust acting per unit area, that will be simply pressure, and that pressure is said to be atmospheric pressure. तो what is one atmospheric pressure? अच्छा, one atmospheric pressure आपको जानने से पहले ये जानना पड़ेगा कि when the pressure is said to be one atmospheric pressure, हमें पता है कि pressure measuring device कौन सा है? Pressure measuring device is barometer, right? Barometer. Barometer is a device which is used to measure the pressure. It is the pressure measuring device. Pressure measuring device, right? प्रेशर मेजरिंग डिवाइस है ये बैरोमीटर। बैरोमीटर होता कैसा है, क्या होता है कि बैरोमीटर, अगर मैं इसका डायग्राम ड्रॉ करना चाहूं तो ये 1 मीटर का बैरोमीटर है, ये मीटर, मीटर वर्ड है इसमें, बैरोमीटर। तो 1 मीटर का ग्लास का कॉलम है एंड इट इज फिल्ड विद द मर्क्यूरी। यहाँ पे यहाँ तक मर्क्यूरी फील्ड है, Hg है, ये Hg मर्क्यूरी है, और ये पूरा हाइट इसका इज ऑफ 1 मीटर, 1 मीटर, राइट। एंड इस बैरोमीटर में जब मर्क्यूरी, ये जो मर्क्यूरी है, इट राइजेस टू 76 सेंटीमीटर, कहाँ तक? 76 सेंटीमीटर, या फिर इट इज इक्वल्स टू 0.76 मीटर। यहां तक अगर मर्क्यूरी राइज हो गया इसमें, देन द प्रेशर इज सेड टू बी 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो बैरोमीटर 1 बार क्या है? इट इज द 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। व्हाट इज बैरोमीटर? बैरोमीटर तो एक डिवाइस है विच इज यूज्ड टू मेजर द प्रेशर, एंड व्हेन द प्रेशर इज सेड टू बी 1 बार when mercury rises to 76 centimeter in barometer till the height of 170 till the height of 76 centimeter in barometer। तो बैरोमीटर में जब मर्क्यूरी का हाइट कहाँ तक राइज हो गया? 76 सेंटीमीटर तक, ये h हो गया 76 सेंटीमीटर, राइट। h इज इक्वल्स टू 76 सेंटीमीटर या 0.76 मीटर, ठीक है। then the pressure is said to be 1 atmospheric, and अब यही है, what is 1 atmospheric pressure? अगर डेफिनेशन पार्ट में लिखना होगा तो आप लोग लिख सकते हो, when in barometer mercury rises to 76 centimeter, then the pressure is said to be 1 atmospheric pressure। अच्छा, इसका आगे एक डेरिवेशन है कि प्रेशर का फार्मूला है P इज इक्वल्स टू एच रो जी। मैं आगे बताऊंगा, ये डेरिवेशन बताऊंगा, बट यहाँ पे बताऊं कि जो प्रेशर है वो एच रो जी के हिसाब से, तो सिंस प्रेशर इज एच रो जी, मैं यहाँ पे बस ये कैलकुलेट कर रहा हूँ कि व्हाट इज 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर का वैल्यू। तो हाइट ऑफ लिक्विड राइज यहाँ पे इन केस ऑफ 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इट इज 0.76 मीटर, राइट, इनटू डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी। तो डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी इज 13,600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, राइट। तो डेंसिटी कितना हो गया? 13,600, एंड जी का वैल्यू इज 9.8। जब आप पूरा मल्टीप्लाई करोगे तो इट विल बी 1.013 इंटू 10⁵, राइट, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर इसी को हम पास्कल बोल लेते हैं। तो ये है हमारा 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देन द प्रेशर इज सेड टू बी 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एंड जो हमने यहाँ पे लिखा है कि 1 बार इज 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो दिस 1 बार इज नथिंग बट 1 एटीएम। बार मतलब बैरो 1 बैरोमीटर का प्रेशर, ठीक है, स्टैंडर्ड प्रेशर है। तो प्रेशर हमें क्या मिल गया? प्रेशर बिकम्स यही है, आइदर वी कैन राइट 1.013 को हम लोग 1 लिख सकते हैं ना, तो 1 इंटू 10⁵, तो 1 बार आई विल राइट, देयरफॉर 1 बार, यही है बैरोमेट्रिक प्रेशर या 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इट इज 10⁵ पास्कल, ठीक है। यस, अब एक और चीज है
वन टॉर क्या होता है? व्हाट इज वन टॉर? वन टॉर इज 1 mm ऑफ एच जी कॉलम, राइट? 1 mm ऑफ एच जी। और इस 1 ATM को हम लोग लिखते हैं 1 ATM। 1 ATM इज 1 ATM is 0.76 मीटर ऑफ एच जी कॉलम। एच जी 0.76 मीटर ऑफ एच जी, ऑफ कर देता हूँ यहाँ पे, ऑफ एच जी, ठीक है। इट इज व्हाट? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एंड जब ये 1 mm राइज होता है तो इसे क्या बोलेंगे? 1 टॉर। तो सिंपली 1 टॉर इज 1 mm ऑफ एच जी, राइट? 1 टॉर इज 1 mm ऑफ एच जी। इसका वैल्यू हम कैलकुलेट करना चाहे तो कर सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं। तो 1 टॉर क्या होगा? सॉरी, 1 बार। 1 बार को अगर मैं टॉर में लिखूं, 1 बार को अगर मैं टॉर में लिखूं, 1 बार विल बी, 1 बार क्या होता है? 760 मिलीमीटर। अरे 0.76 मीटर है ना, तो दैट विल बी 760 मिलीमीटर। तो इट विल बी 760 टॉर, बिकॉज 1 टॉर इज 1 mm ऑफ एच जी। तो 1 बार विल बी 760 टॉर। ये दोनों में रिलेशन है, बार और टॉर में। तो ये भी आप याद रखिएगा, आगे के लिए काम आएगा। तो अब हम लोग चलेंगे प्रेशर का फार्मूला डिराइव करेंगे कि प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम। अब बहुत सिंपल सा है, प्रेशर किसकी वजह से चाहिए? ड्यू टू लिक्विड कॉलम। तो लिक्विड, कोई लिक्विड है जिसका डेंसिटी आई विल से रो है, उस लिक्विड में हमने एक सिलिंड्रिकल वेसल डाल दिया। ये सिलिंड्रिकल वेसल है। A is the area of the base and H is the height of cylindrical vessel। तो यहाँ फिर से बता दूं, A जो है एरिया बेस है एंड H is the height of cylinder, height of cylinder। तो आप बता दीजिए इसका वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम विल बी एरिया इनटू हाइट। तो वॉल्यूम, आई विल राइट वॉल्यूम V इज इक्वल्स टू एरिया इनटू हाइट। ये वॉल्यूम हो गया, ठीक है। अब देखें हमें क्या चाहिए? प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम। तो मैं ये बहुत डिटेल में इसके बारे में नहीं लिखूंगा कि कंसीडर अ सिलिंड्रिकल वेसल इज प्लेस्ड इन अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो, राइट? तो मैं सीधा प्रेशर के फार्मूले से स्टार्ट करूंगा। तो सिंस प्रेशर इज थ्रस्ट अपॉन एरिया या फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, थ्रस्ट इज फोर्स। यहाँ ठीक है, मैं फोर्स के जगह थ्रस्ट ही लिख देता हूँ क्योंकि आगे मैं थ्रस्ट बताया हूँ। तो थ्रस्ट अपॉन एरिया, थ्रस्ट क्या है? थ्रस्ट इज नथिंग बट फोर्स अपॉन एरिया। बट फोर्स क्या है? फोर्स क्या है? फोर्स इज, व्हाट इज फोर्स? फोर्स इज मास, सॉरी, फोर्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं? Force is nothing but weight of liquid displaced, that is mg by area. But mass is volume into density of liquid, right? Into g by area. अब ये टर्म को हम फिर से क्या लिख सकते हैं? वॉल्यूम को क्या लिखा हमने? एरिया इंटू हाइट लिखा है। तो एरिया इंटू हाइट, ये वॉल्यूम हो गया, इंटू रो इंटू जी बाई एरिया। एरिया एरिया कैंसल, सो अल्टीमेटली वी आर गेटिंग प्रेशर इज इक्वल्स टू एच रो जी। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द प्रेशर। तो प्रेशर अल्टीमेटली हमें क्या मिला? प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम is H rho G, या sometimes H dg भी लिखते हैं। D is the density that depend on us। तो यहाँ पे सारे टर्म्स क्लियर हो गए। P प्रेशर है, H is the height of vessel and rho is the density, G is the acceleration due to gravity। और यही वाला फार्मूला हमने पीछे यूज किया था, यहाँ पे प्रेशर कैलकुलेट करने के लिए H rho G लिखा था। इट इज द सेम वन, राइट? तो अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट कंडीशन पे। इट इज द हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। अच्छा, यहाँ पे कुछ और छूटा है। हाँ, ये तो हमने प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम डिस्कस कर दिया, प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम।
अब एक पार्ट और रह गया है कि मान लो यहाँ पे इसके ऊपर क्या है, एयर है, तो एयर का प्रेशर इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एयर का प्रेशर इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर विच इज पी नॉट। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑलरेडी हमने डिस्कस किया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, इट इज 10⁵ या 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो यहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर है प्लस प्रेशर ड्यू टू लिक्विड, तो टोटल प्रेशर, टोटल प्रेशर को, टोटल प्रेशर आई विल से टोटल प्रेशर, total pressure will be P is equals to atmospheric pressure, atmospheric pressure plus pressure due to liquid column, atmospheric pressure हमारा P नॉट है, प्लस प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम, प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम क्या मिला है, एच रो जी। तो ओवरऑल जो टोटल प्रेशर है दैट इज इक्वल्स टू पी नॉट प्लस एच रो जी, राइट, यस, ये टोटल प्रेशर मिल गया। अभी P माइनस पी नॉट कर लें, तो P माइनस पी नॉट विल बी एच रो जी, एंड दिस टर्म P माइनस पी नॉट इज कॉल्ड द गॉस प्रेशर, राइट, गॉस प्रेशर। तो गॉस प्रेशर निकालना होगा तो इट इज इक्वल्स टू एच रो जी, एंड इट इज सेम एज द प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम। तो प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम इज नथिंग बट गॉस प्रेशर, और टोटल प्रेशर होगा तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम, दैट इज द वे टू रिमेंबर इट। गॉस प्रेशर या प्रेशर गॉस, इट इज द सेम टर्म, यहाँ मैंने प्रेशर गॉस लिखा है, यहाँ गॉस प्रेशर भी बोलते हैं हम लोग, या प्रेशर गॉस, बोथ द टर्म्स आर सेम। तो आई होप इतना पार्ट अच्छे से क्लियर हुआ। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट पार्ट पे। तो व्हाट वी हैविंग द नेक्स्ट पार्ट, सॉरी, नेक्स्ट पार्ट वी हैव हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। मैंने एक दो टर्म यूज किया था, एक हाइड्रोस्टैटिक और एक हाइड्रोडायनेमिक्स। हाइड्रोस्टैटिक क्या है, अगर मैं लिखूं यहाँ टर्म्स, यहाँ पीछे मैं लिखूं हाइड्रोस्टैटिक्स, और दूसरा मैंने बोला हाइड्रोडायनेमिक्स, दूसरा क्या बोला, डायनामिक्स। तो हाइड्रो प्लस स्टैटिक दो वर्ड से मिलके बना, हाइड्रो प्लस स्टैटिक, और ये हाइड्रो प्लस डायनामिक्स। स्टैटिक मतलब होता है एट रेस्ट, और डायनेमिक मतलब क्या होता है, इन मोशन, राइट। तो हाइड्रोस्टैटिक क्या, हाइड्रो मतलब लिक्विड या फ्लूइड है, फ्लूइड आई विल से स्पेशली, या लिक्विड हम बोल सकते हैं। तो लिक्विड का स्टडी व्हेन इट इज एट रेस्ट, अगर रेस्ट पे है, तो रेस्ट पे है तो उसका स्टडी करेंगे, तो दैट विल कम अंडर द हाइड्रोस्टैटिक्स। एंड अगर लिक्विड या फ्लूइड इज इन मोशन एंड वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दैट वन, तो दैट कम्स इन हाइड्रोस्टैटिक, राइट। स्टैटिक मतलब एट रेस्ट एंड डायनेमिक्स मीन्स इन मोशन। तो ये जो पार्ट है इसको हम लोग सरफेस टेंशन में स्टडी कर चुके हैं, सरफेस टेंशन। अब जो है हम जो पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट पार्ट, हमारा आज का जो पार्ट 2 है, इसमें हम फ्लूइड्स इन मोशन पढ़ने वाले हैं। किसके बारे में, फ्लूइड्स इन मोशन। और ये क्या था, इट वाज फ्लूइड्स एट रेस्ट, ठीक है। तो ये दोनों में डिफरेंस है, इसको आप समझिएगा अच्छे से, ये हमें पता होना चाहिए तो हम आगे समझ पाएंगे। अभी यहाँ पे हाइड्रोस्टैटिक, फिर से वही वर्ड आ गया, हाइड्रो मतलब व्हाट, हाइड्रो मीन्स फ्लूइड, स्टैटिक मीन्स एट रेस्ट। पैराडॉक्स एक कंडीशन है, तो एक कंडीशन है कि अगर मान लो किसी कंटेनर में, मैं ये कंटेनर ले लेता हूं ऐसा कोई, और यहाँ पे मैं अलग अलग वेसल्स ले लेता हूँ, यहीं पे अलग अलग शेप के वेसल्स, इनफैक्ट अलग अलग शेप के वेसल्स,
अलग अलग शेप के वेसल्स ले लेता हूँ मैं, ठीक है। और यहाँ पे फ्लूइड है, ऐसे पार्ट में, ऐसे पार्ट में, तो यहाँ पे फ्लूइड है, आई विल से कि यहाँ पे ओपनिंग है, यहाँ पे भी ओपनिंग है, एंड एट दिस प्लेस आल्सो, और फ्लूइड यहाँ तक भरा है, सब में, तीनों केसेस में यहाँ तक, राइट। तो ये कंडीशन ए है, ये बी है, ये सी है। ये एरिया बेस सबके लिए कॉमन है, मैंने शायद छोटा बड़ा बना दिया है, बट इट शुड बी सेम। ये एरिया सबके लिए सेम है। अगर या सेम नहीं भी है, ये एरिया बेस अगर कॉमन है तीनों के लिए, मैंने बोला ना कि दिस पार्ट इज ओपनिंग, इट इज फिल्ड विद द लिक्विड, तो इन ऑल द केसेस जो प्रेशर यहाँ होगा वही प्रेशर यहाँ होगा और वही प्रेशर यहाँ होगा। इसको मैं पी लिख रहा हूँ, ओके, बहुत गंदा बन गया, चलो दिस। तो यहाँ पे प्रेशर इज पी, यहाँ पे भी प्रेशर पी, यहाँ पे भी प्रेशर पी, तीनों का हाइट जो है वो सेम है। तो अगर एरिया बेस is common, then the pressure exerted by the fluid will be same in all possible directions. That is nothing but the concept of hydrostatic paradox. Paradox एक condition है जिसमें लिक्विड कैसा है, फ्लूइड कैसा है, रेस्ट पे है, और रेस्ट पे है तो प्रेशर exerted by the fluid will be same in all possible directions if area base is कॉमन। ये चीज आप अपने दिमाग में बिठा लेना, तो प्रेशर सब जगह क्या होगा, सेम होगा, राइट। तो इसमें थ्योरी पार्ट आप लिख सकते हो, बट वी हैव टू डिस्कस ओनली दिस पार्ट। अब आगे है पास्कल्स लॉ। पास्कल्स लॉ इज नथिंग बट द एप्लीकेशन ऑफ या कंसेप्ट ऑफ हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। तो पास्कल्स लॉ में क्या बताया गया है, इट स्टेट्स दैट the pressure applied at any point of an enclosed fluid at rest हमने क्या बताया, it is the application of what, हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स, यही था ना पैराडॉक्स। तो हाइड्रोस्टैटिक मतलब फ्लूइड वाज एट रेस्ट, तो यहाँ पे वो वर्ड आ गया, एट रेस्ट, इज ट्रांसमिटेड इक्वली, जो प्रेशर होगा, प्रेशर इज ट्रांसमिटेड इक्वली एंड अनडिमिनिश्ड टू एवरी पॉइंट ऑफ द फ्लूइड एंड आल्सो द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। मतलब सब जगह क्या होगा, प्रेशर विल बी एक्सर्टेड एंड दैट विल बी सेम, ठीक है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, प्रोवाइडेड दैट इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी इज neglected। अगर इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी हम नेग्लेक्ट कर दें, then the pressure exerted by the fluid will be same at all points. This is what Pascal's law, and Pascal's law is nothing but the concept of हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। एक कंडीशन है वो कि अगर एरिया बेस कॉमन है तो प्रेशर एक्सर्टेड बाय द फ्लूइड विल बी सेम, शेप ऑफ कंटेनर चाहे जो हो। एक एडिशनली हम अपने दिमाग में बिठा सकते हैं, शेप चाहे जो भी हो, सब जगह प्रेशर क्या होगा, अगर एरिया बेस कॉमन है, height of the liquid is same in all cases, then the pressure exerted by the liquid will be same in all possible directions, right। तो अब हम चलेंगे नेक्स्ट पार्ट पे, फ्लूइड्स इन मोशन, इनके एप्लीकेशंस हैं, फ्लूइड्स इन मोशन, राइट। अच्छा, हाइड्रोडायनेमिक्स, एक था हाइड्रोस्टैटिक्स, दूसरा हाइड्रोडायनेमिक्स। तो हाइड्रोडायनेमिक्स क्या है, इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स। हाइड्रोस्टैटिक का डेफिनेशन अगर हम बोलेंगे, हाइड्रो मतलब लिक्विड या फ्लूइड, स्टैटिक मींस एट रेस्ट, तो हाइड्रोस्टैटिक्स क्या हो गया, इट इज द branch of physics in which we study about the fluids at rest, or hydrodynamics, it is the branch of physics in which we study about the fluids in motion, that is hydrodynamics। तो और कुछ लिखना नहीं है मुझे। एसटीडी फ्लो क्या होता है कि अगर फ्लो ऑफ लिक्विड किसी कंटेनर के थ्रू विद कांस्टेंट रेट हो रहा है, कांस्टेंट रेट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, then that is called STD flow, right। स्ट्रीमलाइन फ्लो, स्ट्रीमलाइन फ्लो या लैमिनार फ्लो भी इसको बोलते हैं हम लोग, लैमिनार फ्लो। लैमिनार फ्लो क्या है,
या स्ट्रीमलाइन फ्लो, जैसे हमने देखा है सेलाइन, जो ग्लूकोज इंजेक्ट किया जाता है बॉडी में ना, सेलाइन, तो वो वहां से ड्रॉप ड्रॉप गिरता है, बट बॉडी के अंदर वो कांस्टेंट रेट से फ्लो होता है. सो दैट काइंड ऑफ फ्लो इज कॉल्ड स्ट्रीमलाइन फ्लो या लैमिनार फ्लो. एंड जब फ्लड आता है तो वाटर का फ्लो कैसा हो जाता है, रेंडम हो जाता है, दैट इज कॉल्ड द टर्बुलेंट फ्लो. हम इन तीनों फ्लो के बारे में और बाद में पढ़ने वाले हैं, ठीक है. तो इट इज द फ्लूइड्स इन मोशन और उससे रिलेटेड टर्म्स हैं. तो टर्मिनोलॉजीज यू कैन सी, डेफिनेशंस यू कैन सी फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक. तो डेफिनेशंस के ऊपर मैं इतना ये नहीं करूंगा. अभी एक टर्म है रेनॉल्ड नंबर. रेनॉल्ड नंबर क्या है, आपने देखा होगा तो एक पेन आती है ब्लू कैप एंड वाइट पार्ट के साथ, दैट इज द रेनॉल्ड पेन. तो रेनॉल्ड ऐसे नहीं है, रेनॉल्ड नंबर एक नंबर है. अच्छा आप समझिए कि जो हम रेनॉल्ड पेन से लिखते हैं तो उसमें जो वेलोसिटी है फ्लो का इंक के, वो कांस्टेंट रेट से होता है, राइट. तो रेंडमली डिस्क्राइब नहीं हुआ होगा. अगर हम थोड़ा सा और डिटेल में बात करें तो कभी आपने सोचा कि जितने भी बॉल पेन होते हैं सबके रिफिल का थिकनेस एक जैसा ही क्यों होता है, अगर हम मोटा चाहें तो नहीं बना सकते. मैं जेल पेन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ बॉल पेन की बात कर रहा हूँ. तो अगर हम उसको थिक कर देंगे तो वेलोसिटी कम हो जाएगी, अगर हम डायमीटर उसका बढ़ा देंगे तो वेलोसिटी कम हो जाएगी, फिर उस पेन से हम लिख नहीं पाएंगे, राइट. यस. तो ये सब चीजें was first observed by a scientist that is the रेनॉल्ड, ठीक है. एंड उसने नंबर्स दिए, दैट नंबर्स आर नोन एज द रेनॉल्ड नंबर. तो सीधी सी बात है कि जो वेलोसिटी ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड है, वेलोसिटी ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड विच इज वीसी, ये मैं, आप समझिए ना, पेन से हम लिख रहे हैं ना, तो पेन के जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ इंक है, जो वेलोसिटी से इंक फ्लो हो रहा है, वो कौन कौन से फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है. तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी. ये क्रिटिकल वेलोसिटी है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी. एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड. अगर डेंसिटी ज्यादा है तो वेलोसिटी कम होगा. मतलब अगर थिक है इंक तो उसका फ्लो कम हो जाएगा, राइट. एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डायमीटर ऑफ द ट्यूब. ट्यूब मतलब जो रिफिल है उसका डायमीटर. तो डायमीटर ज्यादा होगा तो वेलोसिटी कम हो जाएगा, राइट. इट इज द ऑब्जर्वेशंस. तो जब हम इनको पूरा कंबाइन करेंगे तो विल गेट वीसी इज प्रोपोर्शनल टू एटा अपॉन रो इनटू डी. और जब हम प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते देन वी राइट सम कांस्टेंट एंड हियर दैट कांस्टेंट इज r, that is called the Reynolds number, right. तो it becomes r eta rho d. तो ये हमारा फॉर्मूला है. टर्म मस्ट बी क्लियर. यहाँ पे टर्म्स क्या क्या है, vc is the velocity of flow of liquid, flow of fluid, I will say liquid भी लिख सकते हैं. and eta is the coefficient of viscosity of fluid, coefficient of viscosity of fluid. And rho is the density of fluid, and d is the diameter of tube, right. तो ये सारे टर्म्स हैं. अब जो रेनॉल्ड नंबर तो हम यहां से निकाल सकते हैं फर्दर. रेनॉल्ड नंबर क्या होगा, सो आर इज द रेनॉल्ड नंबर. तो रेनॉल्ड नंबर विल बी वीसी रो डी बाई एटा. एटा इज द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, जिसके बारे में हम बाद में डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है. तो अभी इसके पहले पढ़ा कि 3 टाइप के फ्लो होते हैं. तो इंक में जो रिफिल में से इंक होगा वो उसका फ्लो कैसा होगा और कौन कौन से फैक्टर के ऊपर डिपेंड करेगा. तो फैक्टर्स तो हमने बता दिए. आप सोचिए, अगर यहां मैंने कंडीशन लिया है स्ट्रीमलाइन फ्लो के लिए, तो यही टर्म है पहला, फॉर स्ट्रीमलाइन फ्लो, फॉर
स्ट्रीमलाइन फ्लो। स्ट्रीमलाइन फ्लो में क्या होगा? स्ट्रीमलाइन फ्लो के लिए रेनॉल्ड नंबर शुड बी लेस देन 1000। ये नंबर है ना, रेनॉल्ड नंबर इज अ नंबर, तो इट हैविंग नो यूनिट नो डायमेंशन, तो इसका वैल्यू लेस देन 1000 होगा, तो दैट विल बी स्ट्रीमलाइन फ्लो। एंड सेकेंड, अगर रेनॉल्ड नंबर का वैल्यू इज इन बिटवीन 1000 एंड 2000 देन दैट विल बी अनस्टेडी। यहाँ पे लिखा हुआ है ऑलरेडी, ये सेकेंड पॉइंट हो गया, ये थर्ड हो गया। तो इफ रेनॉल्ड नंबर इज इन बिटवीन, it is greater than 1000 but less than 2000, then the flow will be unsteady. And if the Reynolds number is greater than 3000, then that will be turbulent flow. turbulent का example है flood, ठीक है, कि आप पेन से लिख रहे हो, अचानक पूरा इंक बाहर निकल गया, तो दैट इज काइंड ऑफ टर्बुलेंट फ्लो, राइट। और एकदम स्मूथली आप लिख रहे हो, तो दैट इज द एसटीडी फ्लो। अंडरस्टूड? तो ये तीनों कंडीशन है। तो यहाँ मैं फिर से सेकंड और थर्ड कंडीशन नहीं लिख रहा हूँ, बिकॉज मैंने यहाँ एक्सप्लेन कर दिया है। तो दिस पार्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, आप टर्म्स को ऐसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट तो क्या ही बोलूँ मैं। अब है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी क्या है? तो विस्कोसिटी को समझने के लिए, अब ज्यादा डेफिनेशंस के ऊपर मैं जोर नहीं डालूंगा, आपने फ्रिक्शन पढ़ा है। फ्रिक्शन क्या होता है? दो सॉलिड सरफेसेस जब कांटेक्ट में होते हैं और उनके बीच में रिलेटिव मोशन होता है, ड्यू टू दैट फ्रिक्शन अराइजेस, दैट इज द कॉज ऑफ फ्रिक्शन। ऐसे ही अगर दो सॉलिड सरफेसेस की जगह दो surfaces of fluid या liquid are in contact, and if there is the relative motion between them, then they oppose their motion, and that friction in fluid is called viscosity, right? That is the viscosity. तो viscosity क्या है? It is the property by virtue of which the relative motion, ये कीवर्ड है, हमने बताया ऑलरेडी, relative motion between different layers of fluids experiences a drag. drag मतलब क्या होता है? opposing force. drag force is the opposing force, then that is what? viscosity. ठीक है, अब मैं viscosity को डिफाइन कर देता हूं। viscosity is represented by एटा। एटा से हम इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो मान लेते हैं कि कोई रिवर है, ठीक है, रिवर, रिवर है, और रिवर का ये ग्राउंड जोन है, ठीक है, ये ग्राउंड है रिवर का, और इसके ऊपर अलग अलग लेयर्स ऑफ फ्लूइड हैं, वाटर के अलग अलग लेयर्स हैं। तो एक लेयर, मैं इस लेयर को ए एज्यूम करता हूँ, दिस इज बी, दिस इज ओके, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, चलेगा, हमने रैंडमली ले लिया। तो ए लेयर का जो हाइट है ग्राउंड से वो x है, एंड इसका वेलोसिटी v है, ए का, हाँ, ठीक है। तो उसके नीचे जो लेयर है उसकी वेलोसिटी कम रहेगी, राइट। अगर कहीं रिवर में पानी फ्लो हो रहा है तो ऊपर का जो लेयर है वो सबसे तेज भागता है, राइट, और नीचे का लेयर सबसे स्लो मूव करता है, राइट। तो यहां हम देख रहे हैं कि इसकी वेलोसिटी हमने v ले लिया, और इसका डिस्टेंस फ्रॉम द ग्राउंड इज x, और इसकी वेलोसिटी v माइनस डेल्टा v हो गई, क्योंकि इसकी वेलोसिटी इसके रिस्पेक्ट में कम होगी, और इसका डिस्टेंस जो है वो x माइनस डेल्टा x हो गया, राइट। और जो ऊपर वाला लेयर है b वाला पार्ट, इसकी जो डिस्टेंस है वो x प्लस डेल्टा x हो गया, और इसकी वेलोसिटी v प्लस डेल्टा v हो गया। तो आप क्या देख रहे हो कि हर एक लेयर, लेयर ए बी सी में जो वेलोसिटी का डिफरेंस है वो डेल्टा v है, और जो डिस्टेंस बिटवीन टू लेयर्स है वो क्या है? डेल्टा x है, डिस्टेंस बिटवीन टू लेयर्स, यस, dx, या हम इसको डेल्टा x लिख सकते हैं, ठीक है, राइट। ये एक्सप्लेनेशन पार्ट हो गया। तो एक टर्म आता है इसमें, दैट इज द वेलोसिटी ग्रेडियंट। व्हाट इज द टर्म वेलोसिटी ग्रेडियंट? तो वेलोसिटी ग्रेडियंट हम यहाँ डिफाइन कर लें, वेलोसिटी ग्रेडियंट। अगर ग्रेडियंट वर्ड फिजिक्स में आया तो डिवाइडेड बाय डिस्टेंस होता है, तो वेलोसिटी ग्रेडियंट इज चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट चेंज इन डिस्टेंस, राइट। So it is the change in velocity per unit change in
लेंथ। हम सिंपली डिफाइन कर लेते हैं, इट इज द चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट change in distance between two layers, distance between two layers, right? तो velocity gradient हमें क्या मिल गया? velocity gradient becomes dx, sorry, dv by dx। ये velocity gradient हो गया, याद रखिएगा। अभी हमें कोइफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जो डिफाइन करना होगा आगे, एटा क्या है। तो मैं यहाँ पे देखूं कि अगर दो लेयर्स एक दूसरे के ऊपर हैं और उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो डेल्टा एक्स है और उनकी रिस्पेक्टिव जो वेलोसिटी है, चेंज इन वेलोसिटी, दैट इज डीवी। तो आई कैन से कि एक दो लेयर्स अगर कांटेक्ट में है तो उनके बीच में कौन सा फोर्स लगेगा? विस्कस फोर्स। तो विस्कस फोर्स कौन से फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करेंगे? तो विस्कस फोर्स यहीं से मैं लिख देता हूं कि विस्कस फोर्स क्या होगा। अच्छा, यहाँ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, देख लेते हैं हम। तो वी विल हैव, सिंस विस्कस फोर्स इज पहला किसके ऊपर डिपेंड करेगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एरिया ऑफ कांटेक्ट या एरिया ऑफ द सरफेस इन कांटेक्ट। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल लूं कि एक बड़ी थाली है और एक छोटा ग्लास है, दोनों में हमने हनी भर दिया और दोनों को पोर किया, तो सबसे पहले किस में से हनी गिरेगा? बड़ी थाली में से लेट गिरेगा। और सबसे पहले किस में से गिरेगा? ग्लास में से, क्योंकि ग्लास में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है। ठीक है, एरिया ऑफ सरफेस इन कांटेक्ट कम है। तो विस्कस फोर्स किस में ज्यादा लगेगा? जिसमें ज्यादा एरिया होगा। तो विस्कस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? टू द, पहला पॉइंट एरिया ऑफ द सरफेसेस इन कांटेक्ट, और दूसरा वेलोसिटी ग्रेडियंट। किसके ऊपर डिपेंड करेगा? वेलोसिटी ग्रेडियंट, राइट? तो वेलोसिटी ग्रेडियंट इज dv बाई dx। फाइन। तो अभी इसी को मैथमेटिकल फॉर्म में लिख दूं मैं, तो विस्कस फोर्स हमें क्या मिला? विस्कस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया एंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट, राइट? अब इन दोनों इक्वेशंस को जब हम कंबाइन करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? F इज प्रोपोर्शनल टू a dv बाई dx। और आपको पता है, जब फिजिक्स में हम लोग प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं, देन वी राइट सम कांस्टेंट हियर, दैट कांस्टेंट विल बी एटा, व्हिच इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो a dv बाई dx का टर्म हमें मिल गया। यहाँ पे eta is called coefficient of viscosity। तो eta is called coefficient of viscosity, right? तो आई होप यहां तक तो आप लोग को सब कुछ समझा है। अब हम डिफाइन करेंगे व्हाट इज द टर्म कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी यहाँ पे है, दैट इज एटा। तो फॉर्मूले से हम डिफाइन कर लेंगे और यूनिट भी निकाल लेंगे। तो हमें पता है, सिंस विस्कस फोर्स F इज इक्वल्स टू क्या पढ़ा है? एटा, अभी जो फॉर्मूला पढ़ा, एटा a dv बाई dx। टर्म मस्ट बी क्लियर। तो एटा हमें क्या मिला? एटा हमें मिला f बाई a dv बाई dx, राइट? तो एटा इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। सो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी हम बहुत सिंपल वे डिफाइन कर सकते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी may be defined as viscous force acting per unit area per unit
velocity gradient, right? Velocity gradient, velocity gradient, that is dv by dx. I hope आप लोगों को समझ में आ गया. What is the coefficient of viscosity? It is defined as the it is defined as viscous force acting per unit area per unit velocity gradient. यूनिट की बात कर ले, डायमेंशन की बात कर ले, तो सिंस एटा इज ए डीवी बाई सॉरी एफ बाई ए डीवी बाई डी एक्स, तो सबके यूनिट्स लिख दें. फोर्स का यूनिट इज किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर अपॉन एरिया का मीटर स्क्वायर, वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड एंड डिस्टेंस का 1 अपॉन मीटर. तो ये कैंसिल हो गया, ये मीटर मीटर एक कैंसिल हो गया, तो एटा का यूनिट क्या आया, किलोग्राम पर मीटर, ये मीटर ऊपर गया एंड ये सेकंड ऊपर गया तो पर सेकंड, राइट. तो डायमेंशन ऑफ एटा अगर हमें निकालना हुआ तो इट विल बी m1, मास 1 है, लेंथ -1 है, t -1 है, राइट. यस, so this is the unit and dimension of coefficient of viscosity. तो coefficient of viscosity का जो definition है वो मेन है, वो आप लोग लिख सकते हैं. It is defined as viscous force acting per unit area per unit velocity gradient. That term is what? Coefficient of viscosity. अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट पार्ट पे. What is the Stokes law? स्टोक एक साइंटिस्ट का नाम है, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया. उनका एक्सपेरिमेंट तो छोड़ दीजिए, आप लोग खुद सोचिए कि अगर मैं ऐसा करता हूं कि हमने कोई एक कंटेनर ले लिया और इस कंटेनर में फ्लूइड भरा है और इस फ्लूइड का डेंसिटी रो है, ठीक है, ये डेंसिटी रो है, और इसमें हमने एक स्फेरिकल बॉल ड्रॉप किया, स्फेरिकल बॉल हमने ड्रॉप किया जिसका रेडियस इज r एंड इट इज ड्रॉपिंग विद वेलोसिटी v, राइट. तो इसके ऊपर विस्कस फोर्स लगेगा. यस, विस्कस फोर्स, आई विल राइट f, विस्कस फोर्स. तो जो विस्कस फोर्स एक्ट होगा इसके ऊपर, वो कौन कौन से फैक्टर के ऊपर डिपेंड करेगा. तो विस्कस फोर्स, आई कैन से नाउ कि विस्कस फोर्स acting on solid sphere when it is dropped in liquid is directly proportional. कौन कौन से फैक्टर के ऊपर डिपेंड करेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कौन कौन से फैक्टर के ऊपर. आप सोचिए, अगर हम किसी पानी में एक बॉल है स्फेरिकल, उसको ड्रॉप कर रहा है, अगर धीरे से ड्रॉप करेंगे, ऐसे जेंटली छोड़ देंगे, तो थ्रस्ट कम होगा, और ज्यादा स्पीड से हम थ्रो करेंगे तो थ्रस्ट ज्यादा होगा. मतलब इट विल डिपेंड ऑन कौन कौन से फैक्टर के ऊपर, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, डिपेंड करता है ना लिक्विड कौन सा है, राइट. एंड दूसरा फैक्टर, कितने वेलोसिटी से हम उसको छोड़ते हैं, तो इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी विद विच द बॉल इज थ्रोन. एंड तीसरा फैक्टर क्या होगा, रेडियस. अगर रेडियस ज्यादा है, मीन टू से अगर बॉल बड़ी है तो बॉल बड़ा होगा तो ज्यादा विस्कस फोर्स लगेगा, और अगर बॉल छोटा होगा तो विस्कस फोर्स कम लगेगा, राइट. स्प्लैश कम होगा, छोटा बॉल होगा तो विस्कस फोर्स इन तीन फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है. सो देयरफॉर आई कैन से मैथमेटिकल फॉर्म में विस्कस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटा r रेडियस एंड v. जब हम प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं देन वी राइट सम कांस्टेंट, यहाँ पे कांस्टेंट आ जाता है 6 पाई एटा rv. This is the concept for the viscous force. This is the concept of Stokes law, right. फार्मूला याद रखिएगा.
ये विस्कस फोर्स जो है ये क्या है, जब कोई बॉडी लिक्विड या फ्लूइड के अंदर इंटर करता है तो फ्लूइड जो है उसके मोशन को अपोज करता है, दैट इज कॉल्ड द ड्यू टू प्रॉपर्टी ऑफ विस्कोसिटी। ये भी नहीं बोलना है, नहीं तो दो चीजें आएंगे, एक थ्रस्ट होगा दैट इज कॉल्ड अप थ्रस्ट, और दूसरा ड्यू टू प्रॉपर्टी ऑफ व्हाट, विस्कोसिटी, ये विस्कस फोर्स होगा। तो अगर कोई फ्लूइड वाटर के अंदर जाता है तो दो दो फोर्स एक्ट होंगे, एक अप थ्रस्ट होगा और दूसरा दूसरा क्या होगा, विस्कस फोर्स होगा। तो ये हम फिलहाल बात कर रहे हैं विस्कस फोर्स की। तो दैट वाज गिवन बाय द स्टोक्स लॉ, इट इज द फार्मूला 6 पाई एटा आरवी। एटा फिर से बता दूं, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, और प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते तो जो कांस्टेंट आता है यहाँ पे वो कितना है, दैट इज 6 पाई। अब चलते हैं नेक्स्ट टर्म पे। तो टर्मिनल वेलोसिटी, अब भी जिसकी हमने बात किया कि अगर कोई स्फेरिकल बॉडी हम किसी वाटर के अंदर ड्रॉप करें तो उसके ऊपर कौन से दो फोर्स लगेंगे, एक ड्यू टू फ्लूइड के विस्कोसिटी की वजह से होगा, दैट इज कॉल्ड द विस्कस फोर्स, और दूसरा जो लिक्विड है या फ्लूइड है दैट विल प्रोवाइड द अपवर्ड फोर्स, दैट इज कॉल्ड अप थ्रस्ट, राइट। तो ये दो चीजें हैं। तो हम टर्मिनल वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, तो टर्मिनल वेलोसिटी के लिए हम लोग ले लेते हैं कि सपोज ये कोई कंटेनर है, ध्यान से देखिएगा, ये कोई कंटेनर है और इस कंटेनर के अंदर हमने कोई फ्लूइड भरा है टिल हियर, राइट, यहाँ तक फ्लूइड भरा है, और जो फ्लूइड का डेंसिटी है इट इज रो, राइट, फ्लूइड का डेंसिटी इज सिग्मा, मैं सिग्मा ले लेता हूँ, राइट। एंड कोई स्फेरिकल बॉडी में इसके अंदर ड्रॉप कर रहा हूँ ऐसे, जिसका रेडियस आर है। तो आपको पता है जब ये अंदर आएगा तो किस वजह से आएगा, ड्यू टू इट्स वेट नीचे आएगा, और इसके ऊपर दो अब थ्रस्ट, दो फोर्सेस लगेंगे ऊपर की तरफ, एक होगा अप थ्रस्ट और दूसरा होगा विस्कस फोर्स। तो एक फोर्स हुआ अप थ्रस्ट एंड दूसरा फोर्स होगा विस्कस फोर्स, विस्कस फोर्स। एंड हम एज्यूम कर लेते हैं कि रो बी द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, रो क्या है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, राइट। तो इतना कंसेप्ट समझ में आया। तो जब ये दोनों फोर्स इस फोर्स के बराबर हो जाएगा at equilibrium I will say, then body will fall with the constant speed, and that constant speed is called critical velocity या terminal velocity, ठीक है। इसी वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल वेलोसिटी या टर्मिनल। अब सीधी सी बात है, अगर हम दो फ्लोर से नीचे जंप करें हवा में तो क्या होगा, हमारे हाथ पैर शायद टूट सकते हैं, राइट। बट अगर हम वही वाटर के अंदर जंप करें, स्विमिंग पूल के अंदर, तो शायद कुछ ना हो। क्यों नहीं होगा, बिकॉज जैसे ही हम पानी के अंदर जाएंगे सरफेस पे तो वी विल इनसाइड जो है वो हमारा एक्सीलरेटेड मोशन नहीं होगा, कैसा होगा, कांस्टेंट स्पीड से होगा, दैट स्पीड इज कॉल्ड क्रिटिकल या टर्मिनल वेलोसिटी। तो आई होप ये पूरा पार्ट आपको समझ में आया। तो मैं यहाँ टोटल मैं ये मान के चल रहा हूँ, सारा टर्म्स तो मेंशन कर दिया कि रो क्या है, रो इज द डेंसिटी ऑफ बॉडी या मेटालिक बॉडी, स्फेरिकल बॉडी, एंड सिग्मा इज द डेंसिटी ऑफ लिक्विड या फ्लूइड बोल सकते हैं, mg वेट है, राइट, वेट ऑफ बॉडी, एंड r is the radius of spherical body, radius of spherical body, करेक्ट, यस। तो ये सारे टर्म्स हैं जो हम लोग यूज करने वाले हैं यहाँ पे। तो हम देख रहे हैं टोटल डाउनवर्ड फोर्स एट इक्विलिब्रियम, डायरेक्टली आई विल राइट नाउ, एट इक्विलिब्रियम, सिंस एट इक्विलिब्रियम total upward force will be equals to total downward force. So total downward force must be equals to
टोटल अपवर्ड फोर्स, टोटल डाउनवर्ड फोर्स क्या है, mg, दैट इज द वेट ऑफ द बॉडी, इज इक्वल्स टू टोटल अपवर्ड फोर्स, दो लग रहे हैं, एक विस्कस फोर्स, दूसरा अप थ्रस्ट, तो इट इज द विस्कस फोर्स प्लस अप थ्रस्ट, और ये वेट ऑफ द लिक्विड है, ठीक है। यहाँ हम लिख सकते हैं कि इट इज द वेट ऑफ, सॉरी बॉडी नॉट लिक्विड, वेट ऑफ बॉडी। तो mg इज इक्वल्स टू क्या मिल गया, विस्कस फोर्स इज 6 पाई एटा rv प्लस अप थ्रस्ट विल बी m डैश g। ये ध्यान देना पड़ेगा, अप थ्रस्ट क्या होता है कि इट इज द फोर्स प्रोवाइडेड बाय द लिक्विड इन अपवर्ड डायरेक्शन, तो मास सेम नहीं होगा, वॉल्यूम सेम होगा, ठीक है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ा है ना कि if any body is partially or fully submerged in a liquid, then volume of the body submerged in the liquid is equals to volume of the body displaced by the liquid। तो जितना बॉडी का वॉल्यूम होगा उतने ही वॉल्यूम का लिक्विड वो डिस्प्लेस करेगा, दैट इज द की पॉइंट व्हाट एवर वी हैव टू रिमेंबर। तो अब देखें, मास इज वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, डेंसिटी में रो क्यों लिखा, रो इज द डेंसिटी ऑफ द बॉडी, यहां हम बॉडी की बात कर रहे हैं, ठीक है, इनटू जी इज इक्वल्स टू 6 पाई एटा आरवी प्लस एम डैश क्या होगा, मास इज वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, तो v सेम होता है, डेंसिटी इज सिग्मा इनटू जी। देखो वॉल्यूम दोनों जगह सेम होता है इसलिए दोनों जगह वॉल्यूम रखा, और यहाँ ये स्फेरिकल बॉडी है, सॉलिड स्फीयर है, तो वॉल्यूम विल बी 4/3 पाई आर क्यूब, राइट। अब आर डिपेंड करता है हमने स्मॉल आर लिया है कैपिटल आर लिया, अगर स्मॉल आर लिया है तो यहाँ स्मॉल आर क्यूब, राइट। तो अब वॉल्यूम के जगह हम क्या डाल देंगे, 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो जी इज इक्वल्स टू 6 पाई एटा आर वी प्लस वॉल्यूम अगेन 4/3 पाई आर क्यूब इंटू सिग्मा जी। यहाँ रो है, यहाँ सिग्मा है, हमें क्या चाहिए, हमें वेलोसिटी का टर्म चाहिए, तो इसको तो इधर ही रहने देते हैं, इसको इधर कर लेते हैं। सो 4/3 पाई आर क्यूब रो जी माइनस 4/3 पाई आर क्यूब सिग्मा जी इज इक्वल्स टू 6 पाई एटा आर वी। अब दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन है 4/3 पाई आर क्यूब जी रो माइनस सिग्मा इज इक्वल्स टू 6 पाई एटा आर वी। हमें क्या निकालना है, टर्मिनल वेलोसिटी वीसी, वीसी या वी जो भी हम मेंशन करना चाहें, यहाँ वीसी लिखा है, सॉरी वीसी के जगह वी लिखा है, तो एक पाई इस पाई से कैंसिल, एक आर इस आर से कैंसिल, तो यहाँ आर स्क्वायर आ गया। तो अल्टीमेटली हमें क्या मिला, अच्छा 2 2 ज़ा 4 2 3 ज़ा 6, तो हमें मिला 3 एटा वी, हमें मिला, कहाँ लिखूं मैं, यही लिख देता हूँ, 3 एटा वी इज इक्वल्स टू 2/3 आर स्क्वायर जी, 2/3 आर स्क्वायर जी रो माइनस सिग्मा, राइट। सो हमें v चाहिए, तो v क्या होगा, v विल बी, ये 3 नीचे जाएगा तो 2/9 एट्टा भी नीचे जाएगा, तो 2/9 एट्टा आर स्क्वायर जी इन ब्रैकेट रो माइनस सिग्मा। दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन फॉर द क्रिटिकल और टर्मिनल वेलोसिटी। तो आई होप आप लोगों को ये पार्ट बहुत अच्छे से समझ में आया। अगर कुछ नहीं समझ में आता तो आप लोग कमेंट करिएगा, तो मैं स्पेसिफिकली उस पॉइंट उस टॉपिक के लिए डिटेल्ड में वीडियो बना दूंगा, ठीक है। सो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। नेक्स्ट पार्ट वी हैव इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या है, सिंपल वे अगर मैं बता दूं तो लाइक जो इंजेक्शन होता है ना सिरिंज, ठीक है, वहां देखिए आपका जो जहाँ पे थंब होता है जिससे आप प्रेस करते हैं वहां पे एरिया ज्यादा होता है, और जो निडल पार्ट होता है वहाँ एरिया क्रॉस सेक्शन कम होता है। तो जो थंब पार्ट है जब हम प्रेस करते हैं उसमें इंजेक्शन भर के या पानी भर के, तो
बहुत स्लोली मूव कौन करता है, जो थंब वाला पार्ट है, और रैपिड मूवमेंट कहाँ पे होता है, निडल से जो लिक्विड फ्लो होता है, राइट। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दोनों प्लेसेस पे अलग अलग है, बट वेलोसिटीज भी अलग अलग है, तो एरिया इनटू वेलोसिटी जो है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। दैट इज द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या है, a इंटू वी इज कांस्टेंट, विच इज आल्सो कैन बी रिटन एज a1 v1 is equals to a2 v2, राइट। एरिया इंटू वेलोसिटी का टर्म अगर कांस्टेंट हुआ तो फाइनली हम ये लिख देंगे। ये तो रही कंसेप्ट की बात। अब इसी को हम प्रूफ करेंगे, तो प्रूफ कैसे करेंगे, हमने बता दिया, वो एग्जांपल दिया सिरिंज वाला। तो वहां देखिए एक जगह एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होता है तो हमने a2 ले लिया, जहां पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है उसको क्या ले लिया, इट इज काइंड ऑफ ट्यूब। यहाँ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a1 है, यहाँ कम है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, उसको हमने a2 ले लिया। और इसके अंदर जो फ्लूइड या लिक्विड पास हो रहा है, आप समझिए कि वेलोसिटीज अलग अलग होती हैं, बट मास तो सेम रेट से पास हो रहा है ना। तो अगर इस पार्ट में मास m पास हो रहा है तो यहाँ भी क्या पास हो रहा है, मास m पास हो रहा है, राइट। तो मासेज आर सेम, जो लिक्विड पास हो रहा है इस पर्टिकुलर एरिया से उसका मास दोनों जगह से उसके मासेज सेम है, और हम उसको क्या ले रहे हैं, m ले रहे हैं, राइट। तो इस पार्ट में हम लोग देख लें इन टाइम dt, इन टाइम dt, ठीक है। हम लोग क्या ले रहे हैं कि जो मास यहां से EFGH से पास हो रहा है इन टाइम dt, that same mass is passing through PQRS in time dt, मास सेम पास हो रहा है। तो अमाउंट ऑफ मास, मैं यहाँ साइमल्टेनियसली प्रूफ वाला पार्ट लिख के चलता हूँ, तो बाकी सब हम और डिस्कस करेंगे। आई होप इतना पार्ट आप लोगों को समझ में आ गया। और यहाँ इसका थिकनेस इज dx जो डिस्प्लेसमेंट है dx, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इट इज वेलोसिटी इनटू टाइम dx1। यहाँ पे ये dx2 है, या dx हम लिख सकते हैं इन जनरल, इट इज v2 इनटू, अरे डिस्प्लेसमेंट है ना, इट इज द वेलोसिटी इनटू टाइम, बिकॉज वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, राइट। हम x1 x2 नहीं लिखते, इसको dx ही लिखेंगे, राइट। इट इज dx, ओके, dx, और यहाँ पे भी dx, ओके। तो अमाउंट ऑफ लिक्विड passing entering through the tube, that must be equals to passing through the tube। तो अमाउंट ऑफ लिक्विड या मास ऑफ लिक्विड, मास ऑफ लिक्विड, mass of liquid entering in tube is same as the mass of liquid passing through the tube, through the tube in टाइम डेल्टा टी। टाइम हमें मेंशन करना पड़ेगा, तो यहाँ भी लिख देते हैं इन टाइम डेल्टा टी। सेम टाइम में सेम मास पास होता है, राइट। यस, यहाँ मास की बात कर रहे हैं, तो इन टाइम डेल्टा टी, तो यहाँ पे जो मास होगा वही मास यहाँ पे होगा, या मैं इसको एट व्हाट आई कैन से, इट इज एंड x एंड एंड y आई विल से। तो एंड x एंड एंड y आई विल से, ठीक है। तो यहाँ हम देखें मास क्या होता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो इस पार्ट का वॉल्यूम जो है, सिंस मास यहाँ हम बोल रहे हैं ना पर यूनिट टाइम, यहाँ भी मास पर यूनिट टाइम, तो मास इज वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो डेंसिटी लिक्विड का सेम है, और यहाँ पे भी वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, राइट। आई विल से वॉल्यूम v1 एंड v2। अच्छा, लिक्विड जो है उसका डेंसिटी रो है, तो सब जगह तो डेंसिटी रो ही है ना, वो बदलने वाला नहीं है। तो वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम इज व्हाट इज वॉल्यूम, वॉल्यूम इज एरिया इनटू डिस्टेंस, राइट। वॉल्यूम इज एरिया
इंटू डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, क्या लूँ मैं, dx लेता हूँ, ठीक है, एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे वॉल्यूम क्या होगा, एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट, यहाँ रो भी है, सॉरी, A1 इंटू डी एक्स इंटू डी एक्स लें या डेल्टा एक्स लें, चलेगा कुछ भी, इंटू रो, दिस इज A2 इंटू डी एक्स इंटू रो। अब एरिया को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एरिया, एरिया को वेलोसिटी इंटू टाइम लिख सकते हैं, राइट, या डिस्प्लेसमेंट को सॉरी dx को v1 इंटू dt लिख देते हैं, तो a1 v1 इंटू dt डेल्टा टी लिया है, चलेगा, जैसा लिया है कोई प्रॉब्लम नहीं, डेल्टा टी, क्योंकि dx क्या है, a1 इंटू डेल्टा टी इंटू रो इज इक्वल्स टू a2 को एज इट इज रखते हैं, और dx को क्या लिख दें, dx यहाँ पे जहाँ से वाटर एग्जिट हो रहा है y एंड पे, वहाँ पे क्या है, dx इज v2 इंटू डेल्टा टी, तो a2 v2 इंटू डेल्टा टी, सॉरी डेल्टा टी इंटू रो, तो आप देख रहे हो रो डेल्टा टी गेट कैंसिल, तो आपको क्या मिला, a1 v1 इज इक्वल्स टू a2 v2, सो a इंटू v इज कांस्टेंट, दिस इज द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो बहुत सिंपल है कि जितना मास यहाँ से एंटर करता है पर यूनिट टाइम, सेम मास एग्जिटेड फ्रॉम हियर, राइट, तो मास को वॉल्यूम इंटू डेंसिटी लिख देना है, फिर वॉल्यूम को एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट लिख देना, और डिस्प्लेसमेंट को वेलोसिटी इंटू टाइम लिख देना है, तो फिर इक्वेट कर लेना है, इजिली इक्वेशन डिराइव हो जाएगा, राइट। सो अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट पार्ट पे, बर्नौलीज इक्वेशन क्या है, व्हाट इज द बर्नौलीज इक्वेशन। बर्नौलीज इक्वेशन आपने पढ़ा है कि एरोप्लेन इज एन एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज थ्योरम, राइट। तो बर्नौलीज इक्वेशन या बर्नौलीज थ्योरम है क्या, एरोप्लेन जब हवा में होता है तो उसके ऊपर तीन एनर्जी एक्ट होता है, एक प्रेशर एनर्जी, दूसरा काइनेटिक एनर्जी, और तीसरा पोटेंशियल एनर्जी। प्रेशर एनर्जी होता है एंड काइनेटिक एनर्जी होता है बिकॉज वो मोशन में होता है, एंड प्रेशर एनर्जी होता है, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी होता है बिकॉज वो अर्थ से एक सर्टेन हाइट पे होता है। तो दीज ऑल द टर्म्स वी हैव टू राइट। तो मैं यहाँ बर्नौलीज थ्योरम अगर इक्वेशन की बात करूँ तो इसका स्टेटमेंट है, फॉर एन incompressible and non-viscous fluid, the sum of pressure energy per unit volume, kinetic energy per unit volume, and potential energy per unit is always constant, right। एक स्टेटमेंट ये भी है, और दूसरा स्टेटमेंट है पर यूनिट मास इंस्टेड ऑफ वॉल्यूम हम पर यूनिट मास भी डिफाइन कर सकते हैं। तो प्रेशर एनर्जी क्या होता है, प्रेशर एनर्जी इज द फॉर्म ऑफ वर्क डन, एंड वर्क डन ड्यू टू प्रेशर क्या होता है, इट इज पी डेल्टा वी, जो ऑलरेडी हमने पढ़ा है। तो इट इज पी वी बाई वॉल्यूम इज वी इज इक्वल्स टू प्लस काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv स्क्वायर बाई वॉल्यूम इज v, ये वॉल्यूम है और ये वेलोसिटी है, प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज mgh अपॉन वॉल्यूम इज v इज कांस्टेंट। तो अभी ये स्टेटमेंट क्या मिल सकता है हमें, v कैंसिल, बाकी कुछ कैंसिल नहीं, तो p प्लस मास अपॉन वॉल्यूम इज डेंसिटी, तो हाफ रो वी स्क्वायर प्लस मास अपॉन वॉल्यूम इज डेंसिटी, तो रो जी एच इज कांस्टेंट। ये हमारा स्टेटमेंट हो गया, राइट, ये स्टेटमेंट हो गया। अभी पर यूनिट मास के हिसाब से देख लें तो प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास, मैं यहाँ पे पूरा लिखूं, चलिए, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास, ये स्टेटमेंट है, प्लस काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास इज कांस्टेंट, ये टर्म है।
तो प्रेशर एनर्जी अगेन आई विल से इट इज पीवी बाई मास प्लस काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv स्क्वायर बाई मास प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज mgh अपॉन मास इज कांस्टेंट, राइट। तो यहाँ देखें मास मास कैंसल, वॉल्यूम अपॉन मास, मास अपॉन वॉल्यूम इज डेंसिटी, बट वॉल्यूम अपॉन मास इज 1 बाय डेंसिटी, तो p बाई रो प्लस हाफ v स्क्वायर प्लस gh इज कांस्टेंट। ये दोनों स्टेटमेंट है, बट प्रिफरेबली आई विल से टू राइट दिस वन। क्या है स्टेटमेंट? फॉर एन इनकम्प्रेसिबल एंड नॉन विस्कस फ्लूइड द सम ऑफ pressure energy per unit volume, kinetic energy per unit volume and potential energy per unit volume is always constant। ठीक है, दैट इज द स्टेटमेंट। हमने फॉर्मूला भी बता दिया इसका कि ये आएगा। अब आती है बात इसके प्रूफ की, ठीक है। अच्छा, अगर आप लोग को इस पार्ट में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है कि मैंने यहाँ प्रेशर एनर्जी को पीवी लिख दिया है, तो सिंस मैं यहाँ प्रेशर एनर्जी को पीवी क्यों लिखा है वो बता देता हूँ। प्रेशर एनर्जी की हम बात कर रहे हैं, तो एनर्जी इज द फॉर्म ऑफ वर्क डन, राइट। तो वर्क डन हमने क्या पढ़ा है? वर्क डन हमने पढ़ा है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, बट फोर्स को प्रेशर के टर्म में देखें तो फोर्स विल बी प्रेशर इनटू एरिया, बिकॉज प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स विल बी प्रेशर इनटू एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? वॉल्यूम हो गया, राइट। तो वर्क डन हम लिख सकते हैं पी डीवी, प्रेशर इनटू वॉल्यूम। तो इन जनरल हमने लिख दिया है कि प्रेशर एनर्जी, प्रेशर एनर्जी ये क्या हो गया? इट इज प्रेशर इनटू वॉल्यूम। पीवी लिख दो या पी डेल्टा वी लिख दो, दैट डजंट मैटर, दैट इज व्हाट? प्रेशर एनर्जी, राइट। तो ये कंसेप्ट है, ये स्टेटमेंट है। अब इसके प्रूफ पे चलते हैं। इसका प्रूफ सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे सिंपल वे मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, दैट विल बी वेरी इजी। तो हम इसके प्रूफ पे चलते हैं। तो इसका प्रूफ हमने ऑलरेडी थोड़ा बहुत लिखा है कि मान लो ये कोई पाइप है और इसमें लिक्विड या फ्लूइड जो है वो फ्लो हो रहा है, राइट। इसमें कोई लिक्विड या फ्लूइड फ्लो हो रहा है, ये हमारा ग्राउंड है। अब आप समझ लो कि ये एरोप्लेन ही है, ठीक है। ये ग्राउंड से ये पार्ट इसका हाइट y1 पे है और ये वाला पार्ट हाइट y2 पे है। तो ये आप चाहे तो h1 और इसको h2 लिखो, दैट डजंट मैटर। और यहां से इस पाइप के अंदर जो फ्लूइड जा रहा है विद द फोर्स F1 एंड दैट हैविंग एरिया M1, और यहां से जो एग्जिट हो रहा है, एरिया हमने दूसरा ले लिया, A2 ले लिया, तो फोर्स जो है वो क्या है? F2 है, राइट। और मास यहाँ पे M1 है और यहाँ पे इस क्रॉस सेक्शनल एरिया में मास क्या है? M2 है। मतलब डिस्प्लेसमेंट डेल्टा x1 के लिए ये पूरा एरिया हो गया और इसके लिए ये एंटायर पार्ट हो गया, ठीक है। यस, तो मैं ये बता रहा हूं कि फोर्स यहाँ एक्सर्ट हुआ, एरिया है, इसका मास चेंज हुआ, मास इज m1। तो डेंसिटी ऑफ फ्लूइड को अगर मैं रो ले लूं, ठीक है, रो इज द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, तो आई कैन से कि यहाँ पे दो वर्क हो रहा है, यहाँ F1 है, यहाँ पे फोर्स F2 है, तो दो वर्क हो रहा है ड्यू टू डिफरेंट फोर्सेस। तो वर्क डन ड्यू टू फोर्स हम लोग क्या निकाल रहे हैं? जो अभी हमने प्रेशर एनर्जी का टर्म बताया, ठीक है। तो वर्क डन का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा है? W इज इक्वल टू पी डेल्टा वी। वी यहाँ पे वॉल्यूम है, इट इज द रिलेटेड विद द प्रेशर एनर्जी। तो टोटल वर्क जो हमने पढ़ा ड्यू टू प्रेशर, वर्क डन ड्यू टू प्रेशर, वर्क डन ड्यू टू प्रेशर क्या हुआ? तो इस पार्ट का जब हम देखेंगे तो इस पार्ट में जो प्रेशर है वो क्या है? फोर्स F1 इंटू डिस्प्लेसमेंट डेल्टा x1, फोर्स इज F1, राइट। और इस पार्ट में फोर्स इज F2 एंड ये पार्ट हमारा डेल्टा x2 है। डेल्टा x2 लिखूं या dx2 लिखूं, दैट डजंट मैटर, डेल्टा x2।
तो प्रेशर सॉरी फोर्स क्या होता है, प्रेशर इनटू एरिया। इस पार्ट में प्रेशर सपोज P1 है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज A1। इस पार्ट में प्रेशर इज P2, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज A2। तो ये टर्म मिल गया हमें, राइट। F2 के जगह P2 A2 इंटू डेल्टा X2। अब यहाँ पे देखें, एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इट इज द वॉल्यूम, राइट। इट इज द वॉल्यूम, नॉट वेलोसिटी। हाँ, इट इज वॉल्यूम, आई विल से, मैं इसको ऐसा लिख देता हूँ। तो ये हो गया P1 V1 और ये हो गया P2 V2। इतना पार्ट क्या हो गया, एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट बिकम्स, अरे एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट का मीटर, तो मीटर स्क्वायर इंटू मीटर बिकम्स मीटर क्यूब विच इज द यूनिट ऑफ वॉल्यूम। तो P2 V2 मिल गया। अब हमें पता है कि जो वॉल्यूम यहां से इंटर हो रहा है वही वॉल्यूम यहां से एग्जिट होता है। तो वॉल्यूम V1, सिंस वॉल्यूम V1 इज इक्वल्स टू V2 इज इक्वल्स टू, इसको हमने V एज्यूम कर लिया, V से, राइट, एज्यूम कर लिया। तो यहाँ V1 के जगह V डाल दिया, V2 के जगह V डाल दिया, तो V कॉमन ले लिया, तो P1 माइनस P2 इज P1 माइनस P2 इंटू V इज W, राइट। ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। ये हमने क्या निकाला, वर्क डन ड्यू टू चेंज इन प्रेशर, राइट। ये हमने चेंज इन प्रेशर निकाला। अब वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है कि अगर यहां और यहां प्रेशर का डिफरेंस नहीं होगा या वर्क डन ड्यू टू प्रेशर नहीं होगा तो लिक्विड का फ्लो नहीं होगा। प्रेशर अलग अलग होगा तभी तो फ्लो होगा ना, राइट। अगर दोनों जगह सेम प्रेशर हुए तो नो फ्लो ऑफ लिक्विड, नो वर्क विल बी डन, राइट। सो दिस वर्क डन ड्यू टू प्रेशर whatever we have calculated यहाँ पे, that causes change in kinetic energy and change in potential energy। तो यही लिखा है, वर्क डन ड्यू टू प्रेशर इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या है, हाफ mv2 स्क्वायर माइनस हाफ mv1 स्क्वायर। मैंने एक ही साथ लिख दिया है, इट इज नथिंग बट हाफ mv2 स्क्वायर माइनस हाफ mv1 स्क्वायर। और पोटेंशियल एनर्जी mgh2 माइनस mgh1, तो यहाँ h2 को y2 और h1 को y1 लिखा है। तो अब ये टर्म मिल गया। अब हम क्या करें, यहां वॉल्यूम से पूरे टर्म को डिवाइड कर दें। क्या करें, वॉल्यूम से पूरे टर्म को डिवाइड कर दें। तो डिवाइड करेंगे वॉल्यूम से तो क्या मिलेगा, नाउ वी कैन राइट P1 माइनस P2 इंटू V, सॉरी, इंटू V अपॉन V। वॉल्यूम से सारे टर्म को डिवाइड कर रहा हूं, हाफ m अपॉन V वॉल्यूम, V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर प्लस mg अपॉन वॉल्यूम इंटू y2 माइनस y1, राइट। तो मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी होता है। मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी होता है। और ये वॉल्यूम इस वॉल्यूम से कैंसिल हो गया। तो अल्टीमेटली व्हाट वी आर गेटिंग, P1 माइनस P2 is equals to half mass upon volume is density V2 square minus V1 square plus mass upon volume is again density, तो rho g y2 minus y1, y2 minus y1। अब एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा और एक्सपांड कर देते, तो हाफ V2 स्क्वायर माइनस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी y2 माइनस रो जी y1, दैट इज P1 माइनस P2। तो इधर जितने नेगेटिव वाले साइन वाले टर्म्स है ना, उनको इधर लेके आ जाओ। तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल गया P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी H1 इज इक्वल्स टू P2, P2 इधर चला जाएगा नेगेटिव वाला, तो P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी Y2, मैंने H2 लिख दिया, ठीक है। यहाँ Y1, यहाँ मैं चेंज कर देता हूँ, दिस इज Y1, दिस इज Y2।
तो यही हमारा बर्नौलीज इक्वेशन है एंड वी प्रूव इट। तो आई होप आप लोगों को बर्नौलीज थ्योरम का पूरा कंसेप्ट और डेरिवेशन समझ में आया है। अब इसके एप्लीकेशंस हैं, कुछ एप्लीकेशंस की बात करें तो एप्लीकेशन में मुझे कुछ बताना नहीं है, जस्ट उसी का एप्लीकेशन है तो आप लोग इजीली कर सकते हो। वेलोसिटी ऑफ फ्लक्स निकालोगे जो है v इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 2gh, ठीक है, ये प्रूफ है। इसका प्रूफ क्या है, एप्लीकेशन है। वेंटूरी ट्यूब है जिससे हम प्रेशर डिफरेंस निकालते हैं P1 माइनस P2 इज इक्वल्स टू, अभी जो हमने इक्वेशन लिखा था ना P2 माइनस P1 या P1 माइनस P2, तो यही टर्म आता है। इसमें हम अप्लाई कर लेंगे हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर प्लस रो G H2 माइनस H1, तो इसका एप्लीकेशन है। एंड वर्किंग ऑफ एटोमाइजर सेम है, थेरेटिकल है। लिफ्टिंग अप ऑफ एन एरोप्लेन बर्नौलीज थ्योरम की वजह से ऊपर जाता है। ब्लोइंग ऑफ द रूफ बाय स्टॉर्मिंग विंड आती है तो भी रूफ क्या होता है, ब्लोन ऑफ हो जाता है। तो इट इज द एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन ओनली। सो आई होप हमने पूरा पार्ट जो है वो एक्सप्लेन किया, तो आप लोग को सब कुछ समझ में आया होगा, ऐसा आशा मैं आप लोगों से करता हूँ। और अगर नहीं समझ में आया तो आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा, मैं उस पार्ट के लिए एक सेपरेट वीडियो आप लोग के लिए बना दूंगा। अब नेक्स्ट जो हमारा, आई थिंक सो ये हमारा चौथा डे है, 4th डे है। मैं नेक्स्ट जो सक्सेस वाला वीडियो है हमारा, राइट, उसको आगे हम कंटिन्यू करेंगे। और आपके जो भी डाउट्स हैं, ये वीडियो देखने के बाद आपके सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। अगर फिर भी आप लोग के कुछ डाउट रहते हैं तो प्लीज़ आप स्पेसिफाई करिए कि सर इसके लिए वीडियो बनाइए, तो आई विल वर्क ऑन दैट वन। तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस जो 3rd चैप्टर है वो हम लोग स्टार्ट करेंगे। उसमें रेडिएशन, उसमें भी 2 पार्ट में ऐसे ही हम करते जाएंगे। रेडिएशन वाला पार्ट पहले करेंगे एंड काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस दैट वी विल डू इन पार्ट 2। तो मोस्टली मुझे लगता है कि विद इन 1 मंथ हम पूरे के पूरे जितने भी 12th का पूरा एंटायर कोर्स है, पोर्शन है, वो हम एक बार क्विक रिवाइज कर लेंगे। एंड इन सीरीज ऑफ सक्सेस वी विल कवर एंटायर पार्ट ऑफ HSC एज अ क्विक रिविजन टाइप थिंग्स। तो वापस से आई विल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज subscribe the channel, like video and share it as much as possible. Thanks for watching this video. Thank you very much.